आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को 285 करोड़ की सहायता दी। 2,51,000 परिवारों को फसल बीमा क्षतिपूर्ति राशि मिली। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ और चारधाम तैयारियों की समीक्षा। सुरक्षा सुविधाएं प्राथमिकताएं, 250 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। भाजपा युवा मोर्चा ने एआई समिट पर विरोध। प्रशांत दत्त द्विवेदी बोले, मंच की गरिमा रखे कांग्रेस। समाजवादी पार्टी के नेता लाल बिहारी यादव को दाल मंडी विरोध से पहले रोका गया। हाउस अरेस्ट पर सपा ने लोकतंत्र को बताया कुचला। और लखनऊ में यूजीसी एक्ट 2026 के खिलाफ प्रदर्शन। अलंकार अग्निहोत्री ने नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत सहायता राशि का वितरण किया है। सीएम योगी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,51,000 किसान परिवारों को 285 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना की स्थिति में किसानों को आर्थिक संबल देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आपने इस बात को देखा है कि आज हम लोग प्रदेश भर के 2,51,000 किसान परिवारों को, जिन्होंने अपनी फसल को अतिवृष्टि के कारण या सूखे के कारण उनकी फसल को नुकसान हुआ, ऐसे 2,51,000 किसान परिवारों को 285 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अभी हम लोगों ने प्रदान किया है। आप याद करिए कि जब हम अपनी फसल का बीमा कराते हैं तो कैसे वह हमें रिटर्न वापस कर देता है। फसल अच्छी हुई, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा फसल बीमा योजना में जाता है, बहुत छोटा सा हिस्सा। लेकिन अगर किसी आपदा के कारण नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई कैसे होती है। मैं देख रहा था अभी यहां पर अलग अलग किसानों को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भी कोई आपदा आती है तो सरकार का प्रयास रहता है कि 24 घंटे के अंदर पीड़ित के खाते में सहायता राशि पहुंचा दी जाए। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में फौरन राहत देना ही असली संवेदनशीलता है। पहले आपदा आती थी और वर्षों वर्षों तक उस पीड़ित का कोई पुरसा हाल नहीं होता था, कोई पूछता नहीं था। कंपनसेशन की बात तो बहुत दूर है, नहीं मिल पाता था। और अगर कभी कुछ देने का प्रयास भी हुआ, मैं देख रहा था एक बार 15-16 में किसान के खाते में किसी को 2 रुपया, किसी को 4 रुपया जा रहा था। आज आप देख रहे होंगे सरकार बदली कि हमने तत्काल कार्रवाई शुरू की। कोई भी आपदा आती, हमारा प्रयास होता है कि 24 घंटे के अंदर पीड़ित के खाते में पैसा पहुंच जाए। बाढ़ हो या आकाशीय बिजली, आगजनी की घटना हो या कोई अन्य प्रकार की ऐसी आपदा। और 25-26 में हम लोगों ने राज्य आपदा मोचक निधि में 876 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और जिनमें से
उत्तर प्रदेश के झांसी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2027 में पीडीए भाजपा का खाता नहीं खुलने देगी और उत्तर प्रदेश से ही भाजपा सत्ता से बाहर होगी। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं और कथित फर्जी एनकाउंटर जैसे मुद्दे उठाए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही केदारेश्वर मंदिर निर्माण को आस्था से जोड़ा और कहा कि सरकार बनने पर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। लखनऊ से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे बनेगा, योगी जी नहीं बना पाए और सिद्धार्थ नगर से लेकर के जाएंगे। दूसरा इस क्षेत्र के विकास के लिए इन डिस्ट्रिक्ट्स को, क्योंकि इन्होंने हमें जालौन के हमें एमपी साहब को जिता दिया, बगल के हमारे लोधी समाज को भी जिता दिया, अब बांदा जिता दिया पटेल जी को, तो बुंदेलखंड के लोगों ने इतना ऐतिहासिक परिणाम पहली बार दिया है। और मैं आज दावा करके जा रहा हूं आपको, आने वाले समय में बीजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुलने देगी, समाजवादी पीडीए यहाँ पर खाता नहीं खुलने देगी और सबसे ज्यादा विकास और योजनाएं हम लोग लेकर के आएंगे। पहले भी लाए थे, फिर लेकर के आएंगे। ये हम पे छोड़ो, बिल को हटा देंगे, जल्दी जल्द लेके आएंगे। मैंने कहा बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने देगा पीडीए। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं और भीड़ प्रबंधन जैसे अहम मुद्दों की समीक्षा की गई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 2025 की यात्रा समाप्त होते ही अगली यात्रा की प्लानिंग शुरू कर दी गई थी और कई स्तर की बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने बताया इस बार कपाट अप्रैल में खुलेंगे, जब स्कूलों की छुट्टियां रहती हैं और श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। साथ ही 2027 कुंभ मेले की समीक्षा बैठक में करीब 250 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। काम को लेकर तैयारियां हमारी अभी तो अंतिम चरण पर है। सभी तैयारियां लगातार हो रही हैं और चारधाम यात्रा के लिए हम जब चारधाम यात्रा 2025 की संपन्न हुई थी, उसके तुरंत बाद हमने 2026 की चारधाम यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। लगातार स्टेक होल्डरों के साथ भी बैठना हो रहा है, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सबके सुझाव लेकर। और इस बार थोड़ा यात्रा पहले हो रही है, अप्रैल माह में ही कपाट खुलने जा रहे हैं और उस समय स्कूल भी बंद होते हैं और इस समय लोगों का आवागमन भी ज़्यादा होता है। इसलिए उसी दृष्टि से सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही कि आने वाले लोगों को यात्रा का एक अच्छा अनुभव यहाँ से होकर जाए। कई विधायक हैं सर उत्तराखंड हज कमेटी के दोबारा चेयरमैन नियुक्त होने पर हाजी खतीब अहमद का हज हाउस पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि 2026 की हज यात्रा को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाया जाएगा। अधिशासी अधिकारी मोहम्मद आरिफ खान ने बताया कि अप्रैल से हज हाउस को तय दरों पर किराए पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। कि आप सब की वजह से मैं आज दोबारा हज कमेटी में चेयरमैन बन पाया हूं और उन्होंने मुझे जो भी मंशा से कि मैं हाजियों के लिए बेहतर काम करूं, उस मंशा से जो बनाया है, तो उनकी जो मंशा है, जो उनकी सोच है, उस पर खरा उतरूंगा। और मेरा पहले भी बहुत ये प्रयास रहा कि हाजियों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएँ और हर हाजी इस बात से संतुष्ट हो कि जो उत्तराखंड सरकार उनके लिए काम कर रही है वो और राज्यों की अपेक्षा और राज्यों की से ज़्यादा बेहतर काम कर रही है। इस बार भी मेरी मंशा यही है और मैं पूरा खरा उतरूंगा हाजियों के लिए जो 2026 का हज है। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इस साल कुल 2,15,252 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनमें हाई स्कूल के 1,12,266 और इंटरमीडिएट के 1,02,986 छात्र हैं। परीक्षाएं सुबह 10 से 1 बजे तक होंगी। नकल रोकने के लिए धारा 144 लागू है और 3 सचल दल औचक निरीक्षण करेंगे। प्रदेश भर में 39 संग्रह केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन इंटरमीडिएट की ड्राइंग और पेंटिंग परीक्षा हुई। बोर्ड के लक्ष्य है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और नकल मुक्त रहे।
रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके के ताशीपुर गांव के पास देर रात बड़ा हादसा हो गया। शादी समारोह से लौट रही कार अनियंत्रित होकर गंग नहर के रजवाहे में जा गिरी। हादसे में सचिन धीमान और अमन त्यागी की डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों ने तेज बहाव के बीच सर्च ऑपरेशन चलाया। काफी मशक्कत के बाद दोनों शव बाहर निकाले गए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। लेट नाइट का करीब 1 बजे के बाद का है, क्योंकि 1 बजे तक थाने की गाड़ी उसी रूट पे थी बताया जा रहा है और देवबंद से ये गाड़ी रुड़की की तरफ आ रही थी। इसमें जैसे नाइट में आज फॉग भी था, मॉर्निंग आवर में भी आपने देखा होगा, और ऐसा लग रहा है कि अनियंत्रित होकर के गाड़ी रोड से नीचे उतर गई, जिसमें सुबह जब पुलिस को सूचना मिली है तब वहाँ 2 लोग उसमें सवार पाए गए और दोनों की स्पॉट पर डेथ हुई थी। दोनों रुड़की थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। रुड़की स्थित खाद्यान्न गोदाम का उप संभागीय विपणन अधिकारी प्रमोद सती ने निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अधिक भंडारण के कारण जगह की कमी की समस्या है, जिसके समाधान के लिए विभाग को पत्र भेजा गया है। शौचालय, पेयजल और कार्यालय सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। चावल आपूर्ति में देरी की तकनीकी कारण बताते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि वितरण व्यवस्था को सुचारू और पारदर्शी बनाया जाएगा। क्योंकि ये हरिद्वार जनपद में चावल की आपूर्ति अभी उस लेवल पे नहीं हो पा रही है, क्योंकि FRK का हमारे पास समस्या है। तो इसके रिगार्डिंग जो व्यवस्थाएं हैं, समूह स्तर से जो व्यवस्थाएं गोदाम पे हैं, उनको निरीक्षण लगातार करने के लिए मैं यहाँ पर। चावल में दिक्कत नहीं है एक्चुअली। चावल में जैसे कि हम आप पता नहीं, मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि FRK कंटेंट हम चावल में मिलाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 224 निर्धन परिवारों को अपने पक्के घर का सपना साकार हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भोपा बाईपास पर करीब 16 करोड़ की लागत से बने मकानों की चाबियां राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लाभार्थियों को सौंपी हैं। कार्यक्रम MDA प्रांगण में आयोजित हुआ, जहां मंत्री ने मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पल संतोष देने वाला है और होली रमजान पर यहां भाईचारे की मिसाल दिखेगी। लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। देखिए, हम सबके लिए आज बहुत प्रसन्नता का विषय है, खासतौर से मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुजफ्फरनगर में जो निर्धन लोग हैं और बहुत प्रतीक्षित ये योजना जो प्रधानमंत्री आवास की योजना है, तो 224 मकान जो आदरणीय प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये बनकर तैयार हो पाए। लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से ये मकान बने और हमारे द्वारा उस समय POD की जमीन हमारे पास थी, तो बहुत मुश्किल से मेरी हस्तांतरित हुई निःशुल्क। तो ये भी हमारा प्रयास के अंदर लगा रहा और बहुत प्रयास करने के बाद आज ये हो पाया। लखनऊ में AI इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के विरोध के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा ने VVIP गेस्ट हाउस के पास प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर अंतर्राष्ट्रीय मंच की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। इस दौरान नारेबाजी भी हुई। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत उर्फ प्रांशु दत्त द्विवेदी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम देश की प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं और राजनीतिक विरोध के लिए अलग मंच होना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से AI समिट के विरोध में निचले स्तर का भी निचला स्तर गिराते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो नग्न प्रदर्शन किया है, इसको कहने में कोई दो राय नहीं है। पूरी देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने कांग्रेस पार्टी अब नंगी हो चुकी है। आप बताइए, दुनिया में जब AI समिट में भारत का नाम आगे बढ़ रहा है। अमरोहा में भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। AI समिट में दिए गए बयान को लेकर कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट नंबर 1 पर राहुल गांधी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष शुभम चौधरी के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए राष्ट्र की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा युवा मोर्चा ने कहा कि देश की गरिमा से समझौता किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिल्ली भारत मंडपम में जो ऐतिहासिक AI समिट हो रही थी, उसके दौरान कांग्रेसियों की एक बहुत ही घटिया और गिरी हुई मानसिकता का सब लोगों ने उदाहरण देखा। जैसे उन्होंने भारत की विश्व पटल पर छवि धूमिल करने का एक प्रयास किया, उसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के अमरोहा के सभी युवाओं में भारी आक्रोश था। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को पुलिस ने दाल मंडी विरोध प्रदर्शन को रोकने के पूर्व ही घर पर ही रोक दिया और उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। प्रशासन ने रात से ही उनके आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी और उन्हें दाल मंडी जाने से रोका गया, जहां वो विरोधी व्यापारियों और परिवारों से मिलने वाले थे। विरोध दल ने इसे लोकतंत्र पर अंकुश लगाने की कोशिश बताया और कहा कि पीड़ितों से मिलने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है। वहाँ 10,000 दुकानें जो है
हैं उस गली में जो है, और गली की जो चौड़ाई है वो नक्शे में परफेक्ट है। जो नक्शे में अंग्रेजों के समय में जो नक्शा उर्दू में बना था उसको भी मैंने देखा जो है, वहाँ की खतौनियों को भी देखा जो है, और 6 मंजिला हमने जो है मकानों को देखा, 2-2 मंजिला तो वहाँ दुकानें हैं जो है। तो इस तरह से 10,000 के लगभग दुकानें जो है तोड़ी जा रही हैं जो है। और इस काम को करने के लिए बगल में जो जगह है सनातन धर्म इंटर कॉलेज के ठीक सामने से 50 मीटर आगे से जो मेन रोड से बाबा विश्वनाथ धाम तक की रोड गया है, उसकी मात्र 200 दुकानें लगभग तोड़ देने से जो है वो काली रोड बन जाता। लखनऊ में यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में स्वर्ण मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नया कानून शिक्षा व्यवस्था और आरक्षण ढांचे को प्रभावित करेगा। इस दौरान निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री भी सामने आए और उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ाई के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसको लेकर सार्वजनिक घोषणा की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन सतर्क रहा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। जो सुप्रीम कोर्ट में अभी यूजीसी रेगुलेशन 2026 का केस है, लेकिन ये केंद्र की जो छद्म सनातनी गैर सनातनी लोगों को संरक्षण देने वाली सरकार है। सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लाया गया था, जिससे कि देश के युवा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी आपस में लड़े। और ये डिवाइड एंड रूल, क्योंकि इनकी विचारधारा ही है लड़ो और राज करो, वोट डालो राज करो। इसमें पहले इन्होंने एससी एसटी वाला एक्ट देखिए 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देशन थे, उसको दरकिनार करते हुए एससी एसटी एक्ट में धारा 18A लाए और देश के 90% 85। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में 23 फरवरी से मुजफ्फरनगर प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का आगाज होने जा रहा है। क्रिकेट एसोसिएशन ने आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार प्रतियोगिता को और ज्यादा प्रोफेशनल बनाने पर जोर दिया गया है। कुल 12 टीमें भाग लेंगी और हर टीम में 15 खिलाड़ी, कोच और मैनेजर होंगे। उद्घाटन और फाइनल मुकाबले में डीजे और चेयर गर्ल्स दर्शकों का रोमांच बढ़ाएंगी, जबकि शामली और सहारनपुर के खिलाड़ी भी इसमें हिस्सा लेंगे। ये मुजफ्फरनगर प्रीमियर लीग सीजन 2 का इस बार आयोजन है। 23 फरवरी से 13 मार्च तक खेली जाएगी। 12 टीमें इस बार भाग ले रही हैं और मुजफ्फरनगर की जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी टीमें हैं इस बार। और इस बार की लीग विशेष इसलिए है कि मुजफ्फरनगर के अलावा यहाँ इस बार शामली, सहारनपुर, मेरठ, यहाँ के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी जो यूपी रिप्रेजेंट कर चुके हैं वो भी खेल रहे हैं। तो यहाँ के खिलाड़ियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है कि आने वाले टाइम में उनके लिए बहुत ही एक उपयोगी साबित होगा। 23 तारीख में कमिश्नर महोदय डॉक्टर रुपेश कुमार जी इसका उद्घाटन करेंगे। उनके साथ डीआईजी साहब हैं और हमारे जिलाधिकारी उमेश मिश्रा जी और एसएसपी महोदय वो भी उपस्थित रहेंगे। और यूपी पुलिस के फॉर्मर डीजीपी श्री डीएस चौहान साहब ने भी अपनी स्वीकृति दी आने के लिए। आजमगढ़ के सटियाओं ब्लॉक के ग्राम सभा असौर में हर घर जल योजना का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने किया है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख अरविंद सिंह, जिला पंचायत सदस्य अजय सिंह, प्रधान गोपीचंद और पूर्व प्रधान नौमान अहमद समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान शिला पट का अनावरण और वृक्षारोपण भी किया गया। अपने संबोधन में ध्रुव सिंह ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर घर तक नल से जल पहुँचाना है। उन्होंने पूर्व प्रधान नौमान अहमद की कार्यशैली की सराहना की है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का सपना है, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सपना है। जल जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। लोग कहते हैं जल है तो जीवन है, बिना जल के जीवन अधूरा है। इसलिए हर गरीब, हर गांव के किसान, हर परिवार को जल मिले, इसके लिए हमारी सरकार गांव-गांव जल जीवन मिशन के अंतर्गत टंकी का निर्माण कर रही है और हर घर से शुद्ध जल पहुंचाने का काम कर रही है। और आज यहाँ पर हम लोग आए हैं सठिया ब्लॉक के असाल गाँव में। हमारे प्रमुख जी हैं, अरविंद सिंह हैं, महाप्रधान अजय सिंह जी हैं, यही साहब हैं, जय साहब हैं। एक बढ़िया हम लोगों ने नल का जल भी चखा है। बहुत अच्छा पानी यहाँ आ रहा है, बहुत सुंदर पानी आ रहा है। इस गाँव में एक आज यहाँ जो जल प्रबंधन के अंतर्गत यहाँ जो जल की संस्थापना आज हुई है। बुलंदशहर के बुगरासी में 72 बीघा जमीन को लेकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। दर्जनों किसानों ने नगर पंचायत चेयरमैन पर उनकी पुश्तैनी जमीन को पोखर बताकर कब्जा करने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि खसरा संख्या 165 में सिर्फ 4 बीघा पोखर दर्ज है, बाकी जमीन उनके नाम है। वहीं चेयरमैन ओमदत्त लोधी ने आरोपों को खारिज करते हुए पुराने रिकॉर्ड का हवाला दिया है। नाराज किसान अब मुख्यमंत्री से गुहार लगाने की तैयारी में है। ये जो है खसरा नंबर 165 जो है, ये जो है तकरीबन 72 बीघे का है। इसमें 2490 मीटर यानी कि तकरीबन 4 बीघा ज़मीन सरकारी तालाब दर्ज है और वो तालाब चेयरमैन साहब ने उसको खुदवा के तैयार कर दिया है।
उसके अलावा बाकी जो किसान हैं वो सब किसानों की ज़मीन है, जिसमें 89 किसान हैं, मेरे अलावा और भी हैं, 89 हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये सारी जो है तालाब है। अगर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये साबित कर दे कि ये सब तालाब है तो हम मान लेंगे। वो उन्होंने एक जरिया बना लिया है ब्लैकमेल करने का कि तालाब तो अपना तैयार कर लिया, अब तालाब के अलावा जो भी किसान वहाँ खेती करता है उसको भी वो तंग करते हैं और ये कहते हैं कि हमारी ज़मीन है, ये तालाब की ज़मीन है। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ हो जाए और पहली बात तो ये है कि ये पता चल जाए कि भाई किसकी कहाँ ज़मीन है। उन्होंने क्या किया, एक मतलब गैर कानूनी तरीके से एक नाला निकाला। जब 11 जनवरी की बात है, ये संडे का दिन था, संडे के दिन उन्होंने काम शुरू किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नजीबाबाद तहसील परिसर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर एडीएम प्रशासनिक अंशिका दीक्षित और एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं। दूर दराज से आए लोगों ने अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। कार्यक्रम के बाद एडीएम ने तहसील का निरीक्षण कर अभिलेखों की स्थिति, साफ सफाई और कार्यप्रणाली का जायजा लिया। उन्होंने कर्मचारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए और बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर तहसीलों का निरीक्षण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी शासन के निर्देश के क्रम में सभी तहसीलों का हम लोगों को निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिया गया है। तो आज तहसील दिवस के उपरांत हमने तहसील का निरीक्षण करा है, विभिन्न पटलों का, कोर्ट का निरीक्षण करा है। जो भी हमें यहाँ पर सुधार के बिंदु समझ में आए उन बिंदुओं को हमने इंगित करा और अपनी रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे डीएम सर को और कमिश्नर सर को, ताकि जो भी रेगुलर के काम है वो सुचारू रूप से हो सके। खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेशनल असिस्टेंट सेक्रेटरी डॉक्टर नजमुल हसन गनी ने रमज़ान के मौके पर आवाम से और रोज़ेदारों से अपील की है। उन्होंने कहा कि अपने पड़ोसी का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखते हुए और उनको मदद पहुंचाते हुए रोज़ा रखा जाएगा तो आपके रोज़े का सवाब कई गुना बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि रमज़ान 3 अशरों में है, मतलब अशरा 10 दिन का है, पहले और अशरा तौबा का, दूसरा मगफिरत का और तीसरा रहमत का। इन 3 अशरों में पूरा रमज़ान मुकम्मल हुआ है, इसलिए इसको अल्लाह का महीना कहा गया है और ये महीना बाबरकत मगफिरत और गुनाहों को बख्शवाने और तमाम बुराइयों से दूर रहने का है। ये रमज़ान का मुक़द्दस पाक महीना है। ये इंसान को इंसान बनाने के लिए है। ये माह रमज़ान 3 अशरे में है। पहला अशरा तौबा का, दूसरा मग़फ़िरत का, तीसरा रहमत का यानी कि इनाम का। इसमें मेडिकली टाइप से भी रोज़े में, साइंटिफिक टाइप से भी सच है, साबित हो चुका है कि रोज़ा इंसानी ज़िंदगी की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तमाम दीन आए, लेकिन जब इस्लाम आया तो रिफाइंड होकर के आया। तो जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी थी, मखलूक के लिए जो ज़रूरी थी, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ बना दिया, बाकी चीज़ों को नफिल बना दिया। जो फ़र्ज़ है इसमें एहतियात बरतना चाहिए। इसमें रोज़ा में अगर आदमी रोज़ा है तो उसका आँखों का भी रोज़ा है और होंठों का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, नाक का भी रोज़ा है, मुंह का रोज़ा है। सब पे संयम बनाइए और सब पे नफ्स पे कंट्रोल करने का नाम ही रोज़ा है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बबेरू स्थित गौसिया नूरी जामा मस्जिद में मुकद्दस रमज़ान का तीसरा रोज़ा मुकम्मल हुआ। रोज़ेदारों ने करीब 13 घंटे 27 मिनट तक भूखे प्यासे रहकर इबादत की और शाम को इफ्तार कर खुदा का शुक्र अदा किया। मस्जिद में रौनक देखने को मिली है। लोगों ने इफ्तारी साझा की, तरावी की नमाज भी अदा की गई, जबकि बच्चों में भी रोज़ा रखने को लेकर खास उत्साह नजर आया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पटरौना नगर में शिवराम पैलेस के पीछे स्थित एक प्लास्टिक गोदाम में ज़बरदस्त आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि पूरा गोदाम धू-धू कर जल उठा और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गोदाम में प्लास्टिक के झाड़ू और अन्य सामान रखा था जो जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पास में पेट्रोल पंप होने से स्थिति और गंभीर हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी रही। इस तरह का गोदाम बना हुआ है, उसमें क्या बोलते हैं, कबाड़ी होगा, प्लास्टिक तरह का है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं आग बुझाने का, काफी किस्से अब ये मुझे नहीं बता दूंगा। हमें जब आग बुझाते हैं पता लगता है कि हमें कितना टाइम हो गया।
फिरोजाबाद की रसूलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 25 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी है। चेकिंग के दौरान एक ट्रक से लगभग 200 पेटियां शराब बरामद की गई, जिन्हें हरियाणा से बिहार ले जाया जा रहा था। मौके से नरेश नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। देखिए, रसूलपुर पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इसमें ये नरेश चौधरी है, ये जिला बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला है। इसके पास से 200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए से ज़्यादा है। पूछताछ में इसने ये बताया कि ये हरियाणा से शराब ट्रक में लोड करके बिहार ले जा रहा था, जहां भारी मुनाफा कमाने के उद्देश्य से ये कार्य कर रहा था। ये फिलहाल इसमें इसको नरेश चौधरी को हम लोग जेल भेज रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करें। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।